स्वाभाविक है कि जो चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा प्री वैदिक एजुकेशन चल रहा है हायर एजुकेशन में। तो स्क्रीन हो गई है शेयर। स्लाइड में ओपन कर लेती हूँ। दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके। तो कौन क्या करेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिसमें जो योग्यता होगी वही वह काम कर पाएगा। जिसके हाथ पैरों में शक्ति होगी, ताकत होगी, वो रक्षा का कार्य कर पाएगा। जिसमें बुद्धि, जिसकी मेमोरी पावर जिसकी होगी, वह वेदों का पाठ कर पाएगा, मेमोरी में रख पाएगा, नॉलेज गेन कर पाएगा। और जिसकी बुद्धि कमर्शियल एस्पेक्ट से जो इंटेलिजेंट है, कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है, वही क्या कर पाएगा, बिजनेस कर पाएगा। और जिसका हृदय विशाल होगा, जो किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझेगा, वो क्या करेगा, सेवा का काम करेगा। या तो ये सारी चीजें प्री वैदिक टाइम में कैसी थी, कर्म के आधारित थी कि जिसमें जो योग्यता होगी वह उसी के अकॉर्डिंग उस वर्ण का कहलाएगा। वर्ण मतलब यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे कास्ट नहीं है, ये एक क्राइटेरिया आप कह सकते हैं। जैसे हम घर में है, कपड़े बनाते हैं, कपड़े हम घर में अलमारी में अरेंज करते हैं, तो ज्यादा आसानी कब होगी, जब हम उनको क्लासीफाइड करके रख दें कि अच्छा चलो सारे पैंट्स इधर एक साइड इस वाले उसमें रखेंगे और सारे शर्ट इधर रखेंगे, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। और सारा आप ढेर लगा देंगे, एक में एक मिक्स कर देंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे। ऐसे ही अलग कर दिया भाई, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें उसका वो ग्रुप बन गया एक। तो किसके बेस पे था, कर्म के आधार पे। और कर्म किस पे आधारित था, जिसका जैसा इंटरेस्ट हो या जिसमें जैसी एबिलिटी हो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज उत्तर वैदिक काल में आके विकृत हो गई। जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तब उसको हम देखेंगे। यहाँ पे अगर शिक्षा के स्वरूप की बात करें तो अभी आवाज क्लियर है ना, एक बार बता दीजिए माइक ऑन करके। यस मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू। शिक्षा के स्वरूप की अगर हम बात करें तो कैसा था, वैदिक कालीन शिक्षा मुख्य रूप से कैसी थी, कर्म आधारित थी। वर्णाश्रम व्यवस्था भी कर्म प्रधान थी। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध थी कि कोई भी पढ़ सकता है। अभी हम आगे जाके जब और पढ़ेंगे, मुस्लिम कालीन एजुकेशन सिस्टम पढ़ेंगे या मध्यकालीन और बौद्धकालीन जब पढ़ेंगे, तब वहां पे हम देखेंगे कि सभी को शिक्षा का समानाधिकार नहीं रहता उनमें। तो कंपैरेटिव स्टडी में ये चीज चली जाएगी। शिक्षा का समानाधिकार हम कब देख रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीमेटिव एज का लेके चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस आधार पे यहाँ पर ही है। वैदिक काल में कौन सा, वो भी पूर्व वैदिक काल में सभी को शिक्षा का एकदम समान अधिकार है। और कैसे है, दो पार्ट्स में डिवाइड है शिक्षा। एक है प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। ये कहाँ होती थी, कल हमने पढ़ा था, ये होती है घर में, माता पिता के द्वारा। ये घर में ही हो जाती है प्राइमरी एजुकेशन, अनफॉर्मल वे में। घर में ही, जैसे हम अभी भी बच्चों को, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेल खेल में, बातों बातों में हम उनको मैक्सिमम नॉलेज देने की, बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आगे जब फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दूसरी होती है फॉर्मल एजुकेशन या हायर एजुकेशन इसको बोलते हैं। ये कैसे होती है, इसका एक पूरा विधि विधान से इसका आरंभ किया जाता है। जिस दिन बच्चे की एजुकेशन शुरू होती है, फॉर्मल एजुकेशन, उस दिन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको कहते हैं उपनयन संस्कार। ये कंपैरेटिव स्टडी में लास्ट में हम जब रिवीजन करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद, तो अब हम ये कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे कि किस एजुकेशन सिस्टम में
कौन सा संस्कार होता है, कब होता है ना। तो अभी हम सबसे पहले प्री वैदिक का देख रहे हैं, उसमें ये कहलाता है उपनयन संस्कार। इसमें क्या होता है, बच्चे का पूरा, हमारे यहाँ पे 16 संस्कार होते हैं, सभी को पता होगा, जन्म से लेके जी अंत्येष्टि मैम। तक 16 संस्कार होते हैं हमारे यहाँ। तो उसी में से एक ये है। और कोई भी संस्कार होता है तो संस्कार मतलब एक बड़ा सा आयोजन, अपने घर में अपने बंधु बांधवों को बुलाया जाता है, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सबको बुलाया जाता है, जिसकी जैसी कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग बुला के। और सबसे मेन रोल होता है जो कुल पुरोहित होते हैं, पंडित जी जो होते हैं घर में, जो जिनसे कार्यक्रम अपने सब ऐसे वाले करवाते हैं, वो आते हैं और एक कपड़े को बिछाकर उस पर चावल रखते हैं। और इन चावलों पर जिस भी बालक की एजुकेशन शुरू होनी है, उससे उंगलियों से वर्णमाला के वर्ण बनवाते हैं। तो इसी को बोलते हैं उपनयन संस्कार। उसके बाद में बाकी सारी चीजें सब नॉर्मल होती हैं, खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा करना, ये सब होता है। लेकिन मेन क्या है, ये है कि चावलों पे उंगली से पहली बार अक्षर बनवाए जाते हैं। और इसी ही संस्कार से उनकी क्या हो रही है, फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो रही है। यहाँ उनको वेदों का अध्ययन कराया जाता था। कहाँ पर ये होता था, गुरुकुल में। घर से जाते थे गुरुकुल के लिए, घर में हो रहा है, यही गुरु आएंगे, संस्कार करेंगे और बच्चे को ले जाएंगे, फिर गुरुकुल में उनकी एजुकेशन चलेगी। क्या होगा और गुरुकुल में, अभी तो हम पढ़ते हैं हिंदी, विज्ञान, गणित, संस्कृत, सब अलग अलग चीजें अब हम पढ़ने लगी हैं। लेकिन उस समय एजुकेशन का मतलब, फॉर्मल एजुकेशन मतलब वेदों का अध्ययन करना है। अलग अलग वर्णों के, मतलब वो जो हम पढ़े हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उन वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की एज भी जो है वो अलग अलग होती है। किसके लिए क्या होती है, ब्राह्मण बालक के लिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ब्राह्मण बालक के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष। ये सबके लिए अलग अलग उन्होंने एज डिसाइड कर रखी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शिक्षा का अधिकार समान रूप से सबके लिए था, हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ग है जो सेवा का काम करता है, उसके लिए उपनयन संस्कार की कोई एज यहाँ पे नहीं रखी गई है। उसका उपनयन संस्कार नहीं होता था क्योंकि वो गुरुकुल में जाके नहीं पढ़ते थे और उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी। क्यों, सेवा के लिए, सेवा के काम करने के लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। और साथ में अब उसमें ऐसी बुद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें मेमोरी पावर नहीं है उसकी, उसमें ऐसा बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं है उसके हाथ पैरों में, शक्तिशाली भी नहीं है वो, चतुराई भी नहीं है उसमें, कैलकुलेशन भी नहीं जानता है। तो अपने आप ही वो क्या करेगा, सेवा का ही काम करेगा, जिसके लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे उसको वंचित रखा गया है, उपनयन संस्कार उसका नहीं होता है। वो घर में ही देख देख के ही सीख जाता है, पेशेवर काम हो गया। इसीलिए तो जो उत्तर वैदिक काल में है वो क्या हो गई ये चीज, अब जो सेवा का काम कर रहा है उसके बच्चे उसको देख के वही काम कर रहे हैं, फिर उसकी अगली पीढ़ी भी वही काम कर रही है। तो ये एक क्या बन गया, ये कर्म आधारित से कहीं ना कहीं जाति आधारित की और ये व्यवस्था कन्वर्ट हो गई। इस जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी, अब हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कैसा चलता था इंस्टीट्यूशन में सब कुछ, अनुशासन कैसा होता था, बहुत ही ज्यादा सब चीजें व्यवस्थित, यानी आदर और सम्मान का भाव होता था स्टूडेंट्स के मन में गुरु के प्रति। तो वैसे ही सब बिल्कुल उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। सुबह उठते सबसे पहले प्रणाम करेंगे, जो गुरु
के उठने से पहले उठ जाते थे और गुरु को क्या क्या चीजों की जरूरत होगी उन सब की व्यवस्था कर देते थे वहां उनके लिए। गुरुकुल में प्रवेश के बाद स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता था, मतलब किसमें उसका रुझान है। जो हम देख रहे हैं ना, ये किसको क्या देंगे, क्या पढ़ेगा, घर से तो ठीक है डिसाइड होके आ गया कि भाई थोड़ा लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी जैसे कहीं हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारी जॉब तो लग गई, लेकिन फिर भी एक प्रोविजनल पीरियड होता है। सुना है आप लोगों ने प्रोविजनल पीरियड के बारे में? यस सर, ये सर को तो गवर्नमेंट की पता ही है। व्यवस्था है। हाँ, तो गवर्नमेंट की प्रो व्यवस्था होती है मैडम, करेक्ट। जी जी जी, तो प्रोविजनल पीरियड है ना, आप सिलेक्ट होके तो आ गए, मान लिया कि आप योग्य हो, आपने जो आपसे चीजें आपकी एग्जाम ली गई थी उसमें आप पास हो गए, लेकिन उसके बाद भी क्या पता आप चीटिंग करके तो पास होके नहीं आए। तो ऐसा उसके लिए प्रोविजनल पीरियड एक रखा जाता है, कहीं 3 साल होता है, कहीं 1 साल होता है। उसमें आपको देखा जाता है कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, जो आप जिस पोस्ट पर जिस काम के लिए आप अपॉइंट हुए वो आप ठीक से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप आए हो, आप जिस वर्ण के हो उसकी आपको शिक्षा अगर दी जा रही तो आप उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये 1 साल तक ऑब्जर्व किया जाता था। जो नियम कानून बनाए गए हैं, गुरुकुल के बने बनाए हैं, उनको आप तोड़ तो नहीं रहे हो, उनके उनको मान रहे हो नहीं मान रहे हो, उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें भी देखी जाती थी। और क्या नियम थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था, अनिवार्य था सबके लिए। आज भी जहां गुरुकुल चलते हैं वहां पे 4 बजे उठने का नियम होता है ब्रह्म मुहूर्त में बच्चों को। अगर किसी स्टूडेंट का नेचर गुरुकुल के अनुकूल नहीं होता था तो उसे क्या करते थे, गुरुकुल से निकाल दिया जाता था। और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य था। बालकों के लिए एक निश्चित दिनचर्या का पालन करना पड़ता था। हर चीज का टाइम टेबल फिक्स था, इतने बजे उठना है, इतने बजे गुरुजी के लिए सब व्यवस्थाएं करनी है, इतने बजे लकड़ी लेने जाना है, इतने बजे फिर आपको आश्रम की साफ सफाई, गुरुकुल की साफ सफाई करनी है, भोजन बनाना है, भिक्षा मांगने जाना है, और इतने बजे आपको पाठ पढ़ना है। इसके बाद इतने बजे आपको सोना है। ये पूरी दिनचर्या एक फिक्स टाइम टेबल होता था। ऐसा नहीं कि कभी अपनी मर्जी से कर लिया, 8 की जगह 8:30 बज गए, बिल्कुल नहीं। यही तो देखा जाता था उस ऑब्जर्वेशन पीरियड में। व्यावसायिक शिक्षा, इसे कर्म शिक्षा कहा जाता था। व्यावसायिक शिक्षा देखो कितनी अच्छी, कल मैं जब बता रही थी ना इम्पोर्टेंस, क्यों हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, कि अच्छी जो जो चीजें होंगी हम वहां से ले सकते हैं पुराना हम, और जो गलत चीजें थी उनको हम छोड़ सकते हैं, उनको हम अप्लाई नहीं करेंगे, पहले ही हमें मिल गया है। रिसर्च भी इसीलिए की जाती है कि इन इन तरीकों से ये काम नहीं हो सकता। अगर कोई रिसर्च में हम जो देख रहे हैं वो परिणाम नहीं मिलते हैं, वो रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हमें ये तो पता चल जाता है इतने तरीकों से ये काम नहीं होता है। ऐसे ही ये हम हायर एजुकेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि प्री वैदिक काल में जो अच्छी चीजें हैं हम उनको ले सकें, अपने नई एजुकेशन पॉलिसी में उसको ला सकें। कर्म आधारित शिक्षा का जो दी जाती थी, यानी कि स्किल्ड, हम कुछ भी अलग जो हमारे हाथ में हुनर है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो हमको सिखा दी जाती थी चीजें। कोई कलाकारी करना जान रहा है, कोई मूर्ति बनाना जान रहा है, तो उसको वैसी ही शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी। उनकी वेद पाठ तो चल ही रहा है, लेकिन अब किसी का मान लो इंटरेस्ट नहीं रहा वेद पढ़ने में, और इंटरेस्ट तो था स्टार्टिंग में, लेकिन मनोवृत्तियां भी चेंज होती रहती हैं एज के साथ, समय के साथ, और या फिर पहले बुद्धि थी, धीरे धीरे जो भी हो गया नहीं कंटिन्यू रख पाए, तो क्या होगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए साथ साथ कुछ ना कुछ आपको एक स्किल भी सिखा दी जाती थी ताकि आप भूखे ना मरो। आज की डेट में भी हम देखते हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को बहुत ज्यादा घर के काम साथ साथ सिखाए जाते हैं, ताकि घर में एक घर से दूसरे घर में जाना है, ससुराल में प्रॉब्लम नहीं हो।
सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जो जो सिखाया जा सकता है कि कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो किसी को परेशानी ना हो, बच्चों को वो खुद मेहनत करके, जैसे अब पहले से तो कोई बुरी चीज सोचता नहीं है, कुछ भी केस हो सकता है, भाई शादी बहुत अच्छे घर में करी, बड़े परिवार में करी, सब कुछ था, सब बहुत धन था, सब कुछ था, अच्छा बढ़िया रोजगार व्यवस्थाएं सब थी, लेकिन गति की बात है कि कुछ ऐसा हो जाए दुर्भाग्यवश कि कुछ भी ना रहे, तब भी उस कंडीशन में भी क्या किया जा सके, अपना जीवन यापन किया जा सके, इसलिए ऐसी अलग से साथ साथ कर्म शिक्षा दी जाती थी। कोरोना में ये इसका बहुत लाभ मिला। कोई खाना बनाने में एक्सपर्ट था तो बहुत सारे नए नए वीडियो हमको यूट्यूब पे देखने को मिले खाने के, नई नई व्यंजनों के। और किसी को एजुकेशन पढ़ाने का कुछ अच्छा शौक था, उन्होंने उसके एजुकेशनल चैनल लॉन्च किए। तो हमारे अंदर जो स्किल है वो समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ये एक एडिशनल पार्ट था। अब मुख्य जो पढ़ाई होती थी वेदों की, उसके लिए भी डिवाइड था कि एक वेद को पढ़ने में कितना समय लगता था, और एक वेद को पढ़ने के बाद में जो डिग्री मिलती थी उसको क्या कहा जाता था। पहला होता था, मतलब एक वेद का अध्ययन किया तो उसको कहा जाता था, उसमें एक तो टाइम लगता था 12 वर्षों का, 12 ईयर उसमें लगते थे, और उसको कहा जाता था स्नातक। स्नातक मतलब, स्नातक को क्या कहते हैं? मैम पोस्ट वो ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट 12 स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होता है मैम। ग्रेजुएशन। यूजी ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएट। यूजी है ना, ग्रेजुएशन कहलाएगा ये। उसके बाद के नाम दिए हैं, 2 वेदों का अध्ययन करने में लगेगा 24, और जो इनको अध्ययन कर लेगा उसको कहा जाएगा वसु। 3 वेदों का अध्ययन कर लेगा उसको रुद्र कहेंगे, और 36 ईयर का समय लगता है उसमें, और चारों वेदों का अध्ययन करने में लग रहा है 48 ईयर्स, और उसको उपाधि मिल रही है आदित्य। आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य को। समझ लो सूर्य के समान वो चमकने वाला, प्रकाशित हो गया, ज्ञानवान हो गया। ज्ञान का मतलब ये होता है ना प्रकाश, अंधकार का अपोजिट। तो इसीलिए यहाँ पे इसको नाम दिया गया होगा आदित्य, चारों वेदों के ज्ञाता को। और शिक्षा का माध्यम, ये सीधा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है इसमें हायर एजुकेशन में कि पूर्व वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। इसके बाद आता है शिक्षा का पाठ्य विषय या पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या था। अच्छा, एक चीज और, ये यहाँ पे क्या है कि जिस वर्ण का बालक होता था उसके वर्ण के अनुसार भी शिक्षा, जैसे ये तो हम देख ही चुके हैं, कर्माधारित थी तो वैसी शिक्षा उनको दी जाती थी, लेकिन वेद पाठ जिसमें योग्यता होती थी उसको वैसे चलते थे, उपाधियां वैसे ही चलती थी। अब एजुकेशन का जो सिलेबस था वो क्या था? पराविद्या और अपराविद्या। आपने पेपर 2 में पढ़े होंगे ये पराविद्या अपराविद्या, या अभी नहीं पढ़े, या आपने जो आप जिस भी मैम यूनिवर्सिटी में होंगे उपनिषद वहां में भी पढ़ा पढ़ रहे था। हो? पढ़ा है उपनिषद ना? मैम में पढ़ा पढ़ा। हुआ है ये, हाँ मुख्य उपनिषद में है मैम। हाँ, मुख्य उपनिषद में दिया गया है। तो यही, क्योंकि चूंकि वेद हम पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में वेद पढ़ाए जा रहे हैं, तो वेद की तो मुख्य विषय वस्तु यही है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या मतलब कि जो अल्टीमेट एक पावर है उसके नॉलेज की बात हो रही है, और जो अपरा विद्या है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के ज्ञान से रिलेटेड है। वही कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, संसार में कैसा व्यवहार करना है, उससे ज्यादा रिलेटेड है, और हमारे हम जिए उसके लिए क्या क्या हमको करना चाहिए, सुविधा पूर्वक जीवन कैसे जी सके, उसकी सारी शिक्षाएं अपरा विद्या में आ जाती हैं। और यहाँ पर स्वयं को जानने वाली, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम के लिए जितनी चीजें हैं वो सब पराविद्या में आएंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर है?
आगे ma'am. बढ़े। परीक्षा पद्धति कैसी थी? परीक्षा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी इस टाइम पे। सिर्फ क्या होता था, हम देख रहे हैं ना, 12 वर्ष का समय लग रहा है एक वेद को पढ़ने में। तो अब ये पढ़ लिया, जैसे हम पहली पढ़ी, अभी क्या स्कूल में हम क्या करते हैं, पहली क्लास पढ़ी हमने, फर्स्ट क्लास के लिए एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में पास होते हैं तब हम पहुंचते हैं सेकेंड क्लास में। लेकिन यहाँ पे एक वेद को पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम ऐसा कोई रिटर्न नहीं होता था। गुरुजी बस कुछ क्वेश्चन मौखिक रूप से पूछ लेते थे, उनको ये लगता था कि हाँ ये अब इस योग्य हो गया है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अगले वेद पाठ के लिए। एक वेद पाठ ही इनको बोल सकते हैं हम कि हाँ ये अब इनको स्नातक की उपाधि मिल गई है। सिर्फ गुरुजी के ऊपर ही निर्भर करता था ये, थोड़े बहुत आकलन के लिए ऐसा वो करते थे। दूसरा क्या है, गुरुकुल हेतु वित्तीय व्यवस्था एवं परीक्षा शुल्क। स्वाभाविक है कि कोई भी सिस्टम चलाना है, कुछ भी काम करना है तो वित्त आवश्यक है। तो कोई भी परीक्षा शुल्क तो नहीं लगता था, ऐसा पूरी तरह से निःशुल्क थी। फिर भी दूसरी जो व्यवस्थाएं, अब गुरुकुल में छात्र रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो भी व्यवस्थाएं लगती थी उसके लिए सारा जो है कैसे किया जाता था। अभी हमने देखा ना कि भिक्षा मांगने जाते थे, एक भिक्षा का टाइम होता था, तो भोजन की व्यवस्था तो वैसे हो जाती थी। और गुरुजी का कैसे चले सब, उसके लिए गुरु दक्षिणा का विधान था। जो शिष्य जिनकी कंप्लीट हो जाती थी एजुकेशन, वो क्या करते थे, गुरु को गुरु दक्षिणा देके जाते थे। मांगने का अधिकार था गुरु दक्षिणा गुरु को। एकलव्य का यहाँ पे आपको ध्यान होगा, अंगूठा ही उन्होंने मांग लिया, जबकि एकलव्य को उन्होंने ऐसी कोई डायरेक्ट एजुकेशन नहीं दी थी, उसने सिर्फ मूर्ति से ही सीख लिया गुरु मान के। लेकिन चूंकि गुरु माना था इसलिए उसको उसका देना पड़ा शुल्क, शुल्क ही है ये दक्षिणा के रूप में। और गुरु के लिए क्या क्या चीजें थी, मेन रूप से भिक्षा, दान और राजकीय सहायता, राजा की तरफ से जो भी मिल जाए सहायता, ये तीन उनके साधन थे प्रमुख वित्त के, गुरु के। गुरु शिष्य के रिलेशन कैसे थे इस एज में? गुरु और शिष्य के बीच में आदर्श यानी आइडियल रिलेशन होते थे, और गुरु शिष्यों का पिता के समान ध्यान रखते थे तथा शिष्य भी गुरु को अपने आध्यात्मिक पिता के रूप में आदर सम्मान देते थे और उनकी सेवा करते थे। राजकीय नियंत्रण, राजकीय नियंत्रण मतलब कंट्रोल कितना है, जो वहां का जो भी एक जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट हमको चलाती है, हमारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो पहले तो राजा और महाराजा हुआ करते थे, तो राजा का जो है हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता था। गुरु ने अपने शिष्यों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो डिसीजन लेना है वो सिर्फ गुरु ही रहेंगे। ये गुरुकुल है, इस गुरुकुल के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये पूरी तरह से उस गुरुकुल के गुरु के ऊपर डिपेंड करता था, ना कि किसी राज व्यवस्था के ऊपर। गुरु को समाज में एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी, बहुत ही आदर और सत्कार सम्मान के दृष्टि से गुरु को देखा जाता था, गुरु से ही आज्ञा लेके पूछ के हर काम किया जाता था। नारी शिक्षा की अगर बात करें तो इस समय कैसी थी, महिलाओं को शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त थे, पढ़ने में कोई भेदभाव नहीं था कि ये महिलाएं हैं तो हम इनको नहीं पढ़ने देंगे, आप भी बराबरी से पढ़ सकती हो। बहुत सारी विदुषी महिलाएं हैं, इनके नाम याद कर लेना, गार्गी, मैत्री, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, अरुंधति आदि वैदिक कालीन प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं हुई। इसके अलावा यहाँ जो नाम नहीं लिखे हैं, हम अगर त्रेता युग की और बात करें तो अरुंधति जी हैं, माता अनसुईया हैं, ये सब बहुत ही विद्वान ऋषि महिलाएं थी।
समावर्तन संस्कार। अभी हमने क्या पढ़ा था? पहला संस्कार कौन सा था इसके पहले वैदिक कालीन मैम शिक्षा पहले पद्धति में? उपनयन उपनयन संस्कार उपनयन। पढ़ा था पहले। उपनयन संस्कार क्यों होता था उपनयन संस्कार? मैम औपचारिक शिक्षा के प्रारंभ में करते थे ये। वेरी गुड। औपचारिक शिक्षा आरंभ करने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। ऐसे ही अब जब हमारी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो गई, अब वापस घर लौटना है, उसके लिए किया जाता था समावर्तन संस्कार, फिर से घर में मिलना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो शिक्षार्थी फिर से पारिवारिक जीवन में, कुछ तो क्या है, अभी हमने क्या पढ़े थे, एक वेद का पाठ करने में लग रहे हैं 12 वर्ष और चारों वेदों का करने में लग रहे हैं 48 वर्ष। तो 48, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चारों ही वेदों का पाठ कर रहे हैं, तो वो तो फिर पूरा उनका तो निकल गया समय, युवा अवस्था, और जो एक नॉर्मल वैवाहिक जीवन की आयु कही जाती है, सब गृहस्थ जीवन की, वो तो उनका पूरा निकल गया। तो वो क्या है, पूरा उनको फिर वो वहीं बने रहेंगे, वनवास में ही रहेंगे, सन्यासी जीवन जिएंगे, उनको गृहस्थी की तरफ आना नहीं है। और इसीलिए बहुत कम ऐसा होता है कि चारों वेदों का पाठ कोई कर पाता है, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। और जिनको एक या दो पाठ करके ही अब लगता है नहीं, या घर में भी देखना है भाई, घर को भी संभालना है, माता पिता को देखना है, तो वो बीच में से वापस आ जाते हैं, किसी भी कारण से पूरी अपनी नहीं कर पाए, घर में आ रहे हैं, तो उनका हो रहा है समावर्तन संस्कार। फिर से वही सब संस्कार, मतलब फिर आयोजन, लोगों को बुलाना, भोजन कराना, दान दक्षिणा करना। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का महत्व और विशेषताएं कैसी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऐसे कैसे एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से आपसे पूछ लेंगे, 4 दे देंगे या 3 दे देंगे, कौन सा वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित नहीं है। विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। किसके समान है? पशु के समान, जिसमें विद्या नहीं है। विद्यारंभ से हमारा दूसरा जन्म अर्थात मनुष्य जन्म शुरू होता है, उसके पहले क्या थे? हम पशु थे। अज्ञानी व्यक्ति की उपेक्षा तथा ज्ञानी व्यक्ति के महत्व को स्वीकार किया गया है। अज्ञानी व्यक्ति को अधूरा पुरुष कहा गया है, जिसे ज्ञान नहीं है उसे तो हम पूर्ण पुरुष भी नहीं कह रहे हैं। शिक्षा प्रकाश का स्रोत है, शिक्षा से ज्ञान रूपी। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से एजुकेशन सिस्टम का है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का है, मध्यकालीन का है, वैदिक कालीन का, उत्तर वैदिक कालीन का है कि पूर्व वैदिक कालीन का है, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। शिक्षा हमारा तीसरा नेत्र है, क्योंकि यह हमें ज्ञान की प्राप्ति कराता है। ये सारे कल आपका होमवर्क रहेगा, नोट कर लीजिए। ये मैं पूछूंगी किसी से भी नाम लेके, तो ये आपको कल लर्न होने चाहिए। नोट कर लिया होमवर्क? इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नोट कर लो। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, बताइए कोई? मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उसका डेवलपमेंट। ये अधूरा है लेकिन अभी भी। सोशली अभी सोशली सोशली भी है और इकोनॉमिकली भी है, सब कुछ आ गया आजकल। जो WHO है उसने, हालांकि वो स्वास्थ्य की है परिभाषा, लेकिन आप डेवलपमेंट भी कब होगा इंसान का? जब पूरी तरह से स्वस्थ होगा व्यक्ति, तभी तो उसका विकास होगा ना। तो सब तरह का विकास, सर्वांगीण मतलब जीवन में जो जो आवश्यक है, जिस जिस पक्ष से हम जुड़े हुए हैं, उस सब का विकास, सर्वांगीण विकास में तो शिक्षा से होगा। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य ये था एक। फिर चरित्र का विकास करना, चरित्रवान बनाना बालकों को। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करना। सामाजिक कुशलता से क्या मतलब है यहाँ पे?
समाज के साथ में कैसा व्यवहार करना है। अगर सामाजिक कुशलता बच्चों को हम क्यों अच्छे ये इसका इनको हम बोल सकते हैं एटिकेट्स और नैतिक शिक्षा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स यहाँ पे बताए जाते हैं। घर में बच्चों को सिखाए जाते हैं ना, किसी दूसरे के घर जा रहे हैं तो उनकी किसी चीज को बिना परमिशन के हाथ नहीं लगाना है, हम घर से बच्चे को सिखा के जाते हैं। और जिनके बच्चों को नहीं सिखाया जाता है तो वो जिनके घर जाते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता है कि यार ये आ गए हमारे घर में। होता है ना, हमारे ही घर कोई ऐसे बच्चे जाते हैं तो हम सोचते हैं कब ये चले जाएं, हर चीज को उठा पटक तोड़ देना किसी भी सामान को। तो घर से शिक्षा बचपन में दी जा रही है बच्चों को। नागरिक व सामाजिक कार्यों के प्रति कर्तव्य का भाव विकसित करना, जैसे हम हमारे संविधान में पढ़ते हैं कि जो सामाजिक महत्व की वस्तु है उनको क्षति ना पहुंचाएं। लोग क्या करते हैं, इंडिया गेट पे जाते हैं और उसकी दीवार पर लिख लिख के आ जाते हैं आई लव यू और सोनम बेवफा है और XYZ पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि यहाँ उनको सामाजिक कुशलता की शिक्षा नहीं दी गई थी। संस्कृति का संरक्षण करना, हमारा कल्चर है उसको बचाए रखना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आज है और खत्म है। मूर्ति बनाना कोई जान रहा है घर में, या कोई एक्यूप्रेशर जानता है बहुत अच्छा। और पुराने जमाने में हम देखते थे, आज का हम दौड़ दौड़ के नर्स के पास डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो पहले ऐसा नहीं होता था। दाइयां रहती थी, धायमा रहती थी जो वो घर में डिलीवरी करा देती थी, जानती थी। अब उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी अगली पीढ़ी ने उनके उस हुनर को उनसे नहीं सीखा तो वो चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। यही है संस्कृति क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो संस्कृति का संरक्षण करना कि हमारे परिवार में कोई किसी के पास में कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है तो हम उसको ले लें, तो क्या होगी, हमारी संस्कृति हमारा कल्चर बचा रहेगा। धार्मिक भावना का विकास करना, धार्मिक भावना यहाँ पे दोनों तरह की हो सकती है। धर्म का अर्थ होता है धारण, क्या धारण करना। विद्यार्थी का धर्म होता है बहुत सारे, है ना, चीजें होती हैं विद्यार्थी के लिए कि वो अनुशासन में रहे, सबका सम्मान करे, गुरु का सम्मान करे और विद्या अर्जन करे। ये विद्यार्थी के धर्म हो गए। पुत्र का धर्म क्या है, माता पिता की सेवा करे। पत्नी का धर्म क्या है, पति की सेवा करे। ये अपने अपने धर्म हैं। और यहाँ पे रिलीजियन वाला धर्म भी आ सकता है क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा है। धार्मिक भावना से यहाँ पे आशय है भगवान के प्रति समर्पित भाव रखना, आध्यात्म अपने अंदर आध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं को जानना। तो दोनों ही चीजें आ जाएंगी यहाँ पर। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का स्वरूप आ गया, पूर्व वैदिक हो गई। अब ये कैसी हो गई, कर्म आधारित ना होकर जाति आधारित हो गई और शिक्षा की पहुंच कुछ सामर्थ्यवान लोगों तक सीमित हो गई। कमजोर वर्ग व सेवक वर्ग का शोषण आरंभ हो गया। यहाँ से स्त्री शिक्षा की दशा में क्या हो गया, गिरावट आ गई और ईश्वर एवं धर्म का दुष्प्रचार किया जाने लगा। डराने लगे। वो जो अथर्ववेद है, जादू टोना भूत प्रेत की बात उसमें की गई है, तो यहाँ पे उन्हीं का नाम लेके कि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान क्या होगा, रूठ जाएंगे और तुमको क्या कर देंगे, श्राप दे देंगे, तुम्हें इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसे कर करके डराना शुरू कर दिया किसने, जिसने वेदों का पाठ किया था। और ऐसे ही ये जो कर्म आधारित शिक्षा थी वो कैसी हो गई, जाति आधारित हो गई। और वो जो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणे, वो क्या बदल के क्या हो गया, शर्मा शुक्ला दुबे, ये सब में वो कन्वर्ट हो गया धीरे धीरे। इसमें आज की पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, उस समय की सोच और उस समय के लोगों का दोष है जो भी हुआ। आज तो व्यवस्थाएं बहुत बदल गई हैं धीरे धीरे। अब तो बहुत ही ज्यादा सुधार हो गया है, लोगों में समझदारी आ गई है और कोई ऐसे वर्ण भेद करता नहीं है।
सब एक समान समझते हैं, कोई भेदभाव किसी के प्रति मन में नहीं रखता है। ये हमारा हो गया वेदकालीन शिक्षा कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे, दोनों ही पूर्व वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा। इससे रिलेटेड किसी के मन में अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं। बताइए, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? नो मैम। क्लियर है सब? यस मैम। कल का होमवर्क क्या मिला है? समावर्तन संस्कार के बारे में पढ़ना। समावर्तन संस्कार के बारे में पढ़ के आना है। समावर्तन संस्कार के बारे में नहीं पढ़ना है।